मुझे याद है मैंने जो सबसे पहली क्रिप्टो खरीदी थी दैट वाज इथेरियम क्लासिक। हफ्ते में 7 दिन काम करना है 24 घंटे। Hey everyone, welcome to the new episode of Charcha Chain. This is Jay Sadana, and today we have a new guest, Aryan Manotra, who is an influencer in crypto space and he is founder of FinFarm. So, in this episode, let's dive in about his journey and practices of crypto he has done in the last few years because Desi voices meet decentralized stories. तो कैसे हो आर्यन आप? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। तुम कैसे थे? मैं भी बढ़िया। So यार पहला लाइक टू आस्क लाइक how did you start your journey? In cryptos. Yes. Actually it's a funny story. तो था क्या लाइक बचपन से मुझे गेमिंग और टेक का बहुत शौक था। ठीक है, लाइक इट वाज लाइक कि भाई पढ़ाई से ज्यादा टाइम गेमिंग साइड पे या फिर नए नए ग्राफिक कार्ड्स हो गए, नए नए पीसीज हो गए, उस तरफ ज्यादा था क्या कि नई अमेजिंग टेक आ रही है। तो बात है 10th क्लास की। I was in 10th and 10th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। फाइनल बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, मेरा मैथ्स का अगले दिन बोर्ड एग्जाम था और हमारा पूरे जो फ्रेंड सर्कल था सारा बैक बेंचर वाला कर था। अब मैं अगले दिन पेपर है, मैं रात को स्नैपचैट स्क्रॉल कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक फॉरेनर की स्टोरी देखी लाइक अबाउट बिटकॉइन। ये 2016 की या 17 की बात होगी। तो मुझे पता नहीं था बिटकॉइन क्या होता है, बट मुझे ना वो नाम बहुत अच्छा था। So I like Googled like what is Bitcoin, वहाँ से मुझे पता चला कि Bitcoin क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है। फिर वहाँ से मतलब that was my initial starting point कि अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर है और मैं रात को Bitcoin के बारे में पढ़ा। Okay. So like any turning point जब आया था like in crypto की like you started your own YouTube channel like FinFarm. तो वो आइडिया कैसा है like कि अब यही करना है और कुछ क्यों नहीं, like why you prefer to enter in Web3 rather than Web2? यार when I entered into crypto so I started with mining। तो जो मैंने माइनिंग से स्टार्ट करा क्योंकि मेरे पास गेमिंग पीसी होता था एंड बैक एट द टाइम अगर आपके पास गेमिंग पीसी है तो आप माइनिंग कर सकते हो। मैंने माइनिंग से स्टार्ट करा था इनिशियली, फिर मैं प्रॉपर माइनिंग रिस्क पे भी आया एंड वही माइनिंग वाले फंड्स आई गॉट इनटू ट्रेडिंग। एंड जब माइनिंग एंड ट्रेडिंग में भी चल रही थी साथ ही साथ आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर अदर डैप्स क्योंकि उस टाइम बहुत ही एक पिवटल पॉइंट था एट द बिगिनिंग की जब हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बस बात ही करते थे। लाइक तब एनएफटीज भी ढंग से नहीं आई थी ना, आपके पास भी डैप्स थे। आई रिमेंबर शायद 2019 में यूनिस्वैप आया था सबसे पहली बार। सो इट वाज समथिंग कि आप यार डिसेंट्रलाइज तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि उससे पहले सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर ये था कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस भेज सकते हो विदाउट द नीड ऑफ बैंक्स। बट 2019 वाले एरा से ना हमने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को देखना चालू करा, नॉट जस्ट यूनिस्वैप, ऐसे बहुत सारा है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज हो गया। तो आई थॉट कि दिस इज समथिंग न्यू एंड इसके बारे में उस टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा था। आई गॉट इनटू द व्हाइट पेपर एंड स्टफ, मैंने टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि देयर इज अ ह्यूज गैप कि जो टेक्नोलॉजी भी बन रही है, ऑफ कोर्स आई वाज 100% कन्विंस्ड कि दिस इज द फ्यूचर, ठीक है, बट एक एजुकेशनल गैप बहुत तगड़ा था उस टाइम पे। सो वी स्टार्टेड विद द विजन, लाइक मुझे लाइक माइंडेड लोग मिले तो हमने विजन के साथ स्टार्ट करा कि दैट वी शुड गेट इनटू द एजुकेशनल एस्पेक्ट, लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। एंड वी वांटेड कि यार हमारे अपने देश से है, क्योंकि जब मैं भी इंटरेक्शंस कर रहा होता था एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे आपके पास एजुकेशनल रिसोर्सेज भी नहीं थे। आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, बाइनेंस एकेडमी जैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको एक बहुत अच्छा एक फाउंडेशनल बेस मिल सकता है। बट बैक एट दैट टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड मैंने भी कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे इन चीज़ों के बारे में देखा, मैंने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करा एंड वहाँ पे भी मेजोरिटी लोग आपके बाहर के होते थे। मोस्ट स्पेसिफिकली या तो यूएस मार्केट के होंगे या यूरोपियन मार्केट्स के होंगे, या आपको माइनिंग सेगमेंट में थोड़े रशियन मार्केट के भी मिल जाते। इन तीन को छोड़ के कोई और चौथा जना वहाँ पर बात नहीं कर रहा था। नहीं थॉट यार अगर ये फ्यूचर है तो व्हाई नॉट कि हम इंडिया से स्टार्ट करें। तो दैट्स व्हाई कि मुझे एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं मिले जब मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आई वांटेड टू मेक दैट थिंग इजियर फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट इनटू वेब3। So we started as an edtech platform. We ran that edtech platform for like 1.5 years. Eventually we failed. फेल हम इसलिए हुए, मैं ये नहीं कहूँगा आइडिया में कोई दिक्कत थी, दिक्कत हमारी टारगेट मार्केट में थी क्योंकि 1.5 साल चलाने के बाद हमें ये चीज़ पता चला कि इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि आप बस उन्हें 100x कॉइन बता दो नेक्स्ट, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ, देन वी पिवटेड किया, चलो कम्युनिटी ही बिल्ड करते हैं वेब3 के रिगार्डिंग। देन वी स्टार्टेड ओन यूट्यूब चैनल क्योंकि कंपनी वगैरह सब कुछ रजिस्टर्ड थी, हमारे पास ट्रेडमार्क थी FinFarm के नाम पे।
Then we got into the YouTube and content creation की space. Okay. So, इसी से like I have a follow-up question कि like how it is different from typical trading idea. टिपिकल ट्रेडिंग आइडिया देखो, अगर मैं फिनफार्म की बात करूँ तो वी वर नॉट लाइक नीश ओरिएंटेड कि ऑल्दो आई वाज अ ट्रेडर, आई एम अ ट्रेडर, बट वी वरंट नीश स्पेसिफिक कि यार हमें सिर्फ ट्रेडिंग को ही कैटर करना है. ठीक है, ट्रेडिंग इज समथिंग दैट आई एंजॉय. ठीक है, पैसा बनता है वो एक अलग चीज है, बट ट्रेडिंग इज समथिंग जिसमें मजा आता है, मतलब वो थ्रिल वाला एक्सपीरियंस होता है. सो आई वांटेड कि हम वेब3 को अगर टारगेट करें तो हम हर नीश को टारगेट कर पाएं, चाहे वो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो, और भी चीजें आती हैं, अभी कम्युनिटी बिल्डिंग आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी वेब3 में, एनएफटीज हो गई, डीफाई हो गया. तो वी वांटेड कि हम हर चीज को कैटर कर सकें. सो हमारा ऐसा नहीं था कि वी वांटेड टू बी नीश स्पेसिफिक, बट ऑफ कोर्स when we were making content तो हमें भी ये चीज पता चल गया कि हम कंटेंट बना तो रहे हैं. बट अगेन फिर वही पॉइंट आ जाता है कि अगर हम किसी NFTs ही ले लो फॉर एग्जांपल, हम NFTs पे कंटेंट बना रहे हैं बट इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज़ लैंग्वेज इज हिंदी. सो वी पिवटेड लाइक कि हाँ, ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने अपना जो मेजर फोकस था वो माइनिंग और ट्रेडिंग पे ज्यादा कर दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल इन. Got it. So, इसी से like my next question is that when did you first buy your own crypto? Like कब अपना पहला crypto buy किया and was it as a profit or loss? So I think I bought when I was 16 and मुझे याद है मैंने जो सबसे पहली क्रिप्टो खरीदी थी that was Ethereum Classic. Okay. And मुझे याद है like that was my first entry. खरीदते ही नीचे जाना स्टार्ट किया. नहीं थिंक ये सबके साथ होता भी है. जब आप पहली बार खरीदते हो, आपने खरीदा, मैंने ना, मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था पूरे 7,000 रुपए थे. तो 7,000 रुपए से मैंने स्टार्ट करा, मैंने खरीदा एंड उसके बाद नीचे जाना शुरू हो गया 6,500 6,000. आई वाज लाइक यार ये तो बस अभी डाला था, Direct to downfall हो गया. तो 2 दिन में ही आपका लाइक नेगेटिव 10-20% रिटर्न. आई वाज लाइक यार क्या ही हो गया. शायद दिस इज समथिंग जो मेरे लिए नहीं है. फिर आई वेटेड लाइक 1-2 दिन बाद ना वो 7,000 के 7,012 रुपए हो गए थे. ठीक है, वो जस्ट मैंने अपनी ट्रेड 12 रुपए के प्रॉफिट पे क्लोज करी थी. Okay. So there's like we're like talking about trading and all. So next is like बहुत सारे new like users बोल लो या developers बोल लो, जो भी audience है, they want to like come into crypto trading. ठीक है? So what is the basics of what is the trading philosophy that you would like to tell to them? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो नया चैनल स्टार्ट करा ना क्रिप्टो में तारे मतलब उसको फॉलो कर लेना. बट जो मेन चीज है, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे अभी लगती है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, देयर इज अ गैप एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में. एंड बहुत लोगों को ना यही बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं होता कि वो अपने आप को बोलते ट्रेडर है लेकिन हरकतें वो इन्वेस्टर वाली करते हैं, या अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं, हरकतें ट्रेडर वाली करते हैं. अब कहने का मतलब क्या है यार, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की एक बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है. अब आपने आज पैसे डाले, मैं अपनी 7,000 वाला एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं एक इन्वेस्टर, मैंने 7,000 रुपए डाले, वो 6,000 हो गए. अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से ले रहा हूँ तो मुझे 2 दिन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके चेक करूंगा वो 7,000 की वैल्यू क्या है. ठीक है, अगर मैंने वही 7,000 इन्वेस्टेड रहने दिए होते तो आज की डेट में मेरे वो 7,000 रुपए शायद लाख 2 लाख रुपए से भी ऊपर होते. तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट होराइजन, क्योंकि जो बीच का गैप होता है उसमें प्राइस ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा. दैट इज 100%. बट अगर आपको उस प्राइस फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और आप अपने आप को इन्वेस्टर बोल रहे हो, तो आप ट्रेडर हो. और अब वही सेम चीज, अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस नहीं सेट करा है, आप कह रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा, वापस जाएगा. अब आपने लूना जैसी क्रिप्टो बाय कर ली थी व्हिच क्रैश लाइक 99%, आप तब भी होल्ड करके बैठे हो कि यार अब तो इतने पैसे हो गए, वापस 9,000 रुपए तक पहुंच गया, तो क्या ही हो गया. तो आप फिर इन्वेस्टर हो. ये एक ना बहुत बेसिक चीज होती है जो मुझे लगता है आज तक लोगों को क्लियर नहीं है. लाइक आप अपने आप से ही ट्रूथफुल नहीं रहते कि आप क्या हो. आर यू अ ट्रेडर और आर यू एन इन्वेस्टर. अब फिर दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है, वंस यू हैव क्लियर्ड विद दिस बेसिक प्रिंसिपल, दूसरी चीज है, अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना है. अब टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सिर्फ स्टॉक वाले ट्रेडर्स में मत जाना. आपका टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ सेम होते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज टेक्निकल एनालिसिस में मैंने देखा है स्टॉक ट्रेडर्स को 1% का भी मूव आ जाता है ना डेली बेसिस पे, अगर पॉजिटिव साइड पे, दे आर लाइक वेरी हैप्पी. ठीक है, बट अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेडिंग कर रहे हो यार, आपकी 1-2-3% की तो एक कैंडल ही होती है. तो
टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चार्ट पैटर्न्स वगैरह पढ़ रहे हो सफिशिएंट है, बट अगर आप कोई स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स ले रहे हो कि भाई मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, देन आई थिंक यू आर बाउंड टू फेल. Got it. So this is like you have your own page, Crypto with Aryan. So how it is become like what's the major vision? Like I'll say like crypto का ज्ञान कैसे बढ़ रहा है? सी अगर अभी हम रियलिटी की बात करें तो आई थिंक क्रिप्टो के ज्ञान से ज्यादा ना, लाइक अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी. ठीक है, उन्हें जानना है कि पैसा कैसे बनता है. Yes. ठीक है, अगर जिसको पैसा बनाना है ना उसके लिए तो सबसे पहली चीज उसे क्रिप्टो में दिखती है, दैट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. एंड दूसरी चीजें आप डेवलपमेंट में जाते हो, एप्स लॉन्च करते हो, दैट इज वेरी सेपरेट. बट अगर मैं विजन की बात करूं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, विजन इज वेरी सिंपल, दैट वी वांट टू क्रिएट अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कम्युनिटी अराउंड द क्रिप्टो स्पेस ओनली. We do not want to cater stocks, we do not want to cater bonds. उसका specific reason यही है कि आप बहुत सारे influencers को देखते हो who are like doing very good in stocks and आप उन्हीं को follow करके crypto में आ जाते हो. जैसे मैंने कहा crypto is fundamentally different. अब आप उनको follow कर रहे हो, cryptos में आ रहे हो, तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. अगर मैं किसी को बोलूँ यार आप अगर मैं डेवलपमेंट साइड पे जा रहा हूँ, आप रस्ट डेवलपर हो, अब मैं आपको बोल दूँ आपको पाइथन का कोड लिखना है, आप नहीं लिख पाओगे. ठीक है, शायद आप ट्राई कर लोगे थोड़ी मोड़ी चीजें देख के कि भाई हाँ थोड़ा सा सिंटैक्स ऐसा है वैसा है, बट आप नहीं कर सकते. तो दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग इन स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस क्रिप्टो ट्रेडिंग. एक अगर आप स्टॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैं कहूँगा आप स्टॉक्स में रहो, थोड़ी पहले टेक्नोलॉजी समझो तब आओ. थोड़े से फंडामेंटल्स जानने जरूरी है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स में ट्रेड भी करते हो, ठीक है, आई गॉट इनटू स्टॉक ट्रेडिंग एंड मुझे लगा यार स्टॉक्स मेरे लिए नहीं है यार, मैं दिन भर बैठा हूँ सिर्फ 0.5-0.7% मूव के लिए. दैट इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड कि स्टॉक्स मेरे लिए नहीं बने. ठीक है, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो डेफिनेटली क्रिप्टोज में है, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है वो स्टॉक्स में खुश है तो खुशी है, उसको क्रिप्टो में आने की भी जरूरत नहीं है. Okay. So like as like we all have heard about like meme coins, NFTs. So for a beginner perspective, what's the noise in the space in terms of this segment if I say? सी NFTs का तो भी फूट चुका है. ठीक है, तो आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू एंटर इनटू NFTs ट्रेडिंग और NFTs इन्वेस्टमेंट. उसका स्पेसिफिक रीजन यही है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, देयर वाज NFT व्हिच आई रिमेंबर्ड व्हिच वाज लाइक $11.94 मिलियन. अभी उसकी करंट वैल्यू, ये 2021 की बात है जिस पे लास्ट उसकी सेल हुई थी, आज की डेट में वैल्यू है उसकी $100. लाइक 99% डंप होने के बाद भी यू कैन 99% ज्यादा डंप. And same like if we talk about meme coins also, meme coins I think that are cyclical. ठीक है, meme coins are like for gambling. अब मार्केट ऊपर जा रही है, आपने प्रॉफिट्स बुक करे, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने वहाँ प्रॉफिट बुक करे, आपके पास ना एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है. अब आपको लगता है यार अब मेरे पास पैसा है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा रिस्क लेकर देखते हैं. और थोड़ा सा रिस्क अगर करोड़ों ट्रेडर्स ले रहे हैं, सब मैं कह रहा हूँ शायद $50 भी डाले, which is not a very big amount. तो 1 करोड़ ट्रेडर्स इनटू में $50, तो इतना सारा पैसा एकदम से मीम कॉइंस में आ जाता है. अब since meme coins are not regulated, majority of the meme coins, again 99% will fail, या तो वो रख पुल होंगे या कुछ भी कर लो. And I don't trust meme coins, although that is a very good market. ठीक है, कुछ meme coins हैं जो एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म करें. Meme coins is like all about community. ठीक है, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, they believe in the vision and they think कि meme coins एक्चुअल में फनी है, ठीक है, then I think उस meme coin का फ्यूचर है. बट मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप यार एक बहुत मेजर पोर्शन पे जाओ. I always recommend अगर आप लाख रुपए लगा रहे हो, do not cross like 5-10,000 rupees. More than that in meme coins. बाकी आप अपना Bitcoin, altcoins में रखो, but not more than 5-10%. Okay. Okay. So like you have seen that crypto में बहुत misconception है कि like FOMO culture. So what's your thought or what's your take on this? देखो, FOMO culture क्रिप्टोज में रहेगा ही नहीं. Like मुझे नहीं लगता कि 10 साल तक भी वो FOMO कल्चर जाने वाला है. उसका सबसे मेन रीजन यही है, मार्केट्स में लिक्विडिटी कम है. जब तक आपकी लिक्विडिटी कम है तब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती. एक छोटा सा बड़ा मूव भी मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकता है. अब होता क्या है, जब आपका वो वाला पॉइंट आएगा ना कि एकदम से ऑल्ट कॉइन, अभी हम मार्केट की बात करें तो अभी स्टेबल है, बट एकदम से वो वाला पॉइंट आएगा जब ऑल्ट कॉइन्स आर रनिंग लाइक 50% 100% ओवरनाइट, फिर आपको लगेगा ओह शिट यार मेरे को खरीद लेना चाहिए था. फिर आप पैसा डालते हो कि यार अब मैं डबल होगा, मैं बेच दूंगा. अब होता क्या है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो जितने भी बिग वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके प्रॉफिट बुकिंग वाला होता है, क्योंकि उन्हें एग्जिट लेने के लिए रिटेलर्स चाहिए और वो रिटेलर्स आएंगे ही फोमो पे.
तो दैट इज द पर्टिकुलर टाइम जब आपको पैसा नहीं डालना चाहिए बट आप स्टिल डालते हैं। Also see red too. हाँ लाइक देखो एक बार जिसने भी पैसा डाला देखो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा। मुझे नहीं लगता शायद बिटकॉइन और या इथेरियम को छोड़ के कोई और ऐसी तीसरी क्रिप्टो है एज ऑफ नाउ जिसपे लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन सोच के चल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक अगर हम बाकी कितने भी कॉइन्स की बात करें तो उस पे जिसने भी पैसा डाला हुआ है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग 101% करेगा ही करेगा। और उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो फोमो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्राइस ऊपर ड्राइव नहीं होगा तब तक यार वो अपना 1 का 50 कैसे करेगा। Yes, correct. Okay, so like next I like to ask like kind of a follow question. Like, what are the top 3 things you wish Indians should know to open any crypto wallet or any trading app? 3 things which Indians should know. जितने भी टॉप इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन पे मत जाना। See, the reality of the Indian crypto exchanges right now, I know this is the fault of the government, FIU especially, but the problem is अगर आप Indian exchanges use कर रहे हो आपके पास liquidity है ही नहीं Indian exchanges में, ठीक है? क्योंकि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो you need the spread as low as possible। अब होता क्या है यार, आप मैं नाम नहीं ले रहा बट आप किसी XYZ इंडियन एक्सचेंज पे जाओ, आप बिटकॉइन ले रहे हो 90 लाख रुपए, ठीक है, अगला जो ऑर्डर होगा ना शायद 20,000 25,000 रुपए ऊपर नीचे होगा। यार अब मैंने पोजीशन ली है, मुझे शायद अगले ही मिनट एग्जिट करना है, ठीक है, आप अगले ही मिनट एग्जिट ही नहीं कर सकते क्योंकि जैसे आपने अगले मिनट ही एग्जिट करा आपको 20-25,000 का नुकसान वैसे ही हो रहा है। एंड सेकंड ऑफ ऑल आप ट्रेडिंग फीस एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपका बैठे बैठे 50-60,000 का नुकसान हो गया। अब आपको ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक्स। स्कैल्पिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि सिंस स्प्रेड इतना ज्यादा है स्कैल्पिंग में, तो लाइक अगर बिटकॉइन आपका सिर्फ $50 भी मूव कर गया, मेजॉरिटी ऑफ द स्कैल्पर्स उसमें भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मतलब अभी अगर बिटकॉइन हमारा $1 लाख प्लस भी चल रहा है उसमें भी $50 का मूव आ गया तो आपका प्रॉफिट निकल जाता है स्कैल्पर्स का। बट अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग की, तो आप इंडियन एक्सचेंजेस पे कर नहीं सकते। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग है क्रिप्टोस आर सपोज्ड टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, बट द प्रॉब्लम विद इंडियन एक्सचेंजेस आप वहां पे विड्रॉल्स भी नहीं ले सकते अपने क्रिप्टोस के। लाइक इफ आई वांट टू बाय एन एनएफटी, यार if I want to use an app, ठीक है, there are plenty of decentralized applications and बहुत सारे developer protocols भी हैं जहाँ पे you need cryptos। चाहे आप गैस फीस के लिए दे रहे हो, किसी भी चीज के लिए दे रहे हो, आप उसके लिए भी अपने इंडियन एक्सचेंज से नहीं विड्रॉ कर सकते हो। तो I believe you shouldn't go with an Indian exchange। मैं किसी इंडियन एक्सचेंज को डील नहीं करना चाह रहा हूँ, but due to the policies right now, Indian exchanges are not good। So which one you will recommend if anyone wants to start something? I would recommend CoinEx। Okay. ठीक है, I think CoinEx is good। CoinEx के बाद I also recommend Blowfin। Blowfin भी अच्छा exchange है। Then we have PingX, KuCoin, Binance मुझे ओकेश लगता है, although it's like one of the biggest exchange, top 1 ही है, but मुझे Binance since ओकेश ही लगता है। but बाकी exchanges मुझे काफी better लगते हैं Binance से। Okay. So now it's time for a quick rapid fire round. Okay. My first question is, which coin you ever bought? Sorry? Which coin you ever bought? Bitcoin। Bitcoin. Like technical analysis or fundamental analysis? Depend करता है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो टेक्निकल, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो फंडामेंटल। Okay. Favorite crypto influencer except you? Favorite crypto influencers, I think Coin Bureau। Coin Bureau. Okay. Craziest DM you have received after posting the reel? Craziest DM, I rarely check DMs, ठीक है, but I think one of the DMs was I don't remember the amount, but that guy texted कि like मेरे पास X amount है, I think it was low like $50 maybe, कि आप मेरे $50 को क्या $50,000 में कन्वर्ट कर सकते हो, I'll give you 50%। I was like यार अगर $50 को मैं 100x कर ही सकता हूँ, मेरे पास $50 पड़े, why would I split like 50-50? तो मतलब ऐसे लोग DMs करते हैं कि आप $50 को $500 कर दो या $5,000 कर दो, $50,000 कर दो, and we'll share the profit। Okay. And last question is, Bitcoin or Ethereum? Which one you want to go for a long term? Bitcoin। Bitcoin. Okay. So that's the end of the rapid fire round. And next, like before we end the podcast, my next question is like, what would you dream a Web3 product should we look in like in the next 2 years? For example,
FinFarm is like one of your products. So what's your vision in the next 2 years? For FinFarm, Yes. see, we are pivoting FinFarm, and we are actually helping a lot of Web3 based founders. Take care. Helping in the sense we do incubate them, we do accelerate their projects, and that is our main vision कि यार we want Indian Web3 founders, ठीक है, कि वो आगे जाके काफी अच्छा अचीव कर सकें in the Web3 niche. Because what I think, अभी भी जब हम बात करते हैं, you can learn Web3 development, right? You can learn a lot of things actually, but still Web3 space is very very new and it is very different from the Web2 industry. तो आप शायद जो भी डेवलपमेंट सीखते हो या आप कॉलेज में इंटरेक्शंस करते हो, तो मुझे लगता है that knowledge that you are getting is very different from the practical space in Web3. आप शायद पाइथन, रस्ट, सॉलिडिटी ये सब सीख सकते हो, आप उसका डैप भी बना दोगे, बट उस डैप को आप सक्सेसफुल कैसे बनाओगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको अपनी टारगेट मार्केट समझनी है, टोकनॉमिक्स बिल्ड करना है, व्हिच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, बिकॉज़ आपके टोकनॉमिक्स इज समथिंग जो लॉन्ग रन में आपकी सस्टेनेबिलिटी बताते हैं. बट आज की डेट में अगर मैं टोकनॉमिक्स की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द फाउंडर्स को यही नहीं पता कि टोकनॉमिक्स क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं. Like that is something that we want to help Web3 founders, especially in the Indian space. And yes, that's all. Okay. And before we end the the last question is like, what's your message to young Indians who think crypto is risky or Web3 is only for developers? See, crypto is risky. That is 100% sure. Okay, that's why you will see a lot of people who are into the Web3 space, I think, are below like 25. And why? Because those guys have the risk taking capacity, and even there's an age gap and the thinking gap. Why? Because who are like entering into the Web3 niche right now are most likely the Gen Zs. Right? तो उनका एक way of thinking अलग है, ठीक है. Even जो अपने 20-25 जो हैं उनका way of thinking अलग है. And अगर हम इन population की बात करते हैं ना, Web3 में अब आपको दिखेगा there are no physical offices. Like rarely a company has a physical office. And अगर है भी तो आपके पास remote work culture है. But Web2 में अभी भी नहीं exist करता. एक टाइम ले लो आप. Like अभी मैं सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में नहीं जा रहा, but अगर हम बात करते हैं कि यार 9 से 6 वाली नौकरी होती है, 9 से 5 वाली नौकरी होती है, Web3 में ऐसा नहीं है. Web3 में majority of the companies have like flexible timings. आपको रात को 2 बजे काम करना है, आपको सुबह 9 बजे काम करना है, सुबह 5 बजे काम करना है, सब. तो that is a cultural shift that you see in Web2 versus Web3. And I think कि Web3 में the communities are very strong. They help you grow because Web3 is very small right now. लेकिन यहाँ पर majority of the लोग एक दूसरे को जानते ही हैं या किसी ना किसी का एक contact उसको जानता होगा. Because अभी हम develop करना start ही कर रहे हैं. Right? तो Web3 niche इतना छोटा है कि अगर आप start भी करना चाह रहे हो अपने आप को, तो I think down to earth जरूर रहना. Which is very important because I have seen a lot of founders, co-founders, यार आपने 500k की सेल करी, 500k is approximately शायद 2-2.5 करोड़. आपने ज़्यादा हो गया, सॉरी 4-4.5 करोड़ हो गए. ठीक है, आपने 4-4.5 करोड़ की सेल कर दी और आपको लगता है आपने बहुत झंडे गाड़े. ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ यार आप कितना भी कुछ अचीव कर लो, you should be down to earth because Web3 industry is very small. आपने शायद एक बार अपना नाम खराब कर लिया तो I don't think so आप अपना नाम दोबारा बना सकते हो right now. शायद जो नए लोग आ रहे होंगे आप उनके साथ कर रहे हो, that's different. But अगर अभी हम blockchain developers की भी बात कर रहे हैं, this blockchain development has better paying potential also. आप Web3 में कोई भी अभी काम कर लो, अगर आपके पास core Web3 की knowledge है तो आपका जो pay grade है, which is like Web2 industry से far better होगा. And हाँ, आपका वर्क कल्चर बहुत अच्छा होगा. नारायण मूर्ति जैसा नहीं है, आपको हफ्ते में 7 दिन काम करना है 24 घंटे प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए. बट हाँ, मतलब Web3 is good. Like I recommend कि अगर आप हो like अपने शहर में भी 16, 17, 18 में, you should try Web3 even for once. Okay, so thanks for wonderful advice for the developers or for the newbies also, those who want to enter into Web3. Thank you, Aryan, for being here. Thank you, Jay, for the invitation. Thank you. And I'll be meeting you in the new episode with new fun and new learning. And follow Charcha Chain.